बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 नवंबर है और दिन है सोमवार का। साथ रसूल साहब के साथ बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। यानी मुलाकात होती रहती है लेकिन हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। साथ साथ वैसे तो हमने 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर बात करनी थी, लेकिन इस वक्त क्योंकि उससे बड़ा एक मामला जो डिस्कस हो रहा है वो है भारत के अंदर, दिल्ली में, वहाँ पे चांदनी चौक में लाल किले के सामने एक धमाका होता है। और उस धमाके के बाद अब तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक भारत के किसी ऑफिशियल ने तो ये नहीं कहा कि ये हमला जो है या ये धमाका जो है वो पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। लेकिन हम अगर पिछले 24 से 36 घंटे का देखते हैं, तो वहाँ पे जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमने कोई 2900 केजी बारूद जो है वो बरामद कर लिया है, और उन्होंने जैश ए मोहम्मद के साथ ताल्लुकात उन लोगों के जोड़े जिनको उन्होंने अरेस्ट किया, या इससे पहले भारत की जानिब से जो जंगी मशक़ें की गईं, बिहार में जो इलेक्शन चल रहा है, जिस तरह से उनके जितने भी उनके अहम ओहदेदार हैं वो सिंदूर की बात कर रहे थे कि वो ऑपरेशन अभी तक जारी है। तो एक तो ये बताएं कि क्या भारत जो है वो अटैक कर सकता है या नहीं कर सकता? क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि इस वक्त जो आप जब जो सफारतकार हैं, साबिक सफारतकार हैं, उनसे अगर आप बात करते हैं, तो मैंने एक दोस्त से पूछा जिनके उन साबिक जो सफ़ीर हैं उनके साथ बात होती रहती है, तो उनका ये है कि अगर ये कुछ भारत करेगा भी तो वो बहुत महदूद पैमाने पे इसलिए करेगा कि उसको अपनी फेस सेविंग चाहिए बिहार में, और दूसरा ये है कि वो ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ इसलिए नहीं कर सकता कि अमेरिका इस वक्त हमारे साथ खड़ा है। और जब अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, और अमेरिका ने पहले पैगाम भी दिया है भारत को कि आपने ऐसा कुछ नहीं करना, तो उनका ये है कि मतलब कोई लंबी चीज़ जो है वो नहीं होने वाली, और इसलिए पाकिस्तान भी कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पे कोई ज़्यादा पैनिक भी नहीं है। उसके अलावा साथ साथ दूसरा जो आइन के ऊपर एक हमला हुआ है, उस पे भी बता दीजिएगा। जो आइन के ऊपर एक हमला हुआ है, और पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, लोग इस वक्त ना एक सदमे में हैं। पाकिस्तान के लोग, आप किसी भी बंदे से बात करें ना, वो एक सदमे में है। एक ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लोगों के साथ ना कोई बहुत बड़ा सानिया और वाक़या हो गया है, कि लोग इस चीज़ को, मतलब लोग सोच रहे हैं कि यार हम ये कहते हैं कि इस्लामी नज़रियात, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पे बना हुआ मुल्क, लेकिन इस्लामी तारीख़ में कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता कि किसी मुस्लिम हुक्मरान ने ताहयात मरातनी हो या ताहयात इस्तिस्ना उसको जो है वो मिला हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि इनमें से दो ये हमले हुए हैं, एक भारत के अंदर धमाका और हमला हुआ है, एक आइन पे पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट की तरफ से जो है वो हमला हुआ है। तो आप जिस हमले पे पहले बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सदीक भाई। गुजारिश ये है कि पहले आपकी इजाज़त से हम ब्रीफली भारत वाले इशू के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा आइन के ऊपर विद योर परमिशन थोड़ी सी ज़्यादा तफसील से बात करेंगे। अ, भारत के ऊपर जो अटैक हुआ है, बतौर एक नेबर भी, एक ऐसा मुल्क भी जो हर तरफ, हर मुल्क में, अपने मुल्क में भी, दीगर ममालिक में भी अमन चाहता है, हम जिन लोगों की जानें गई उनसे और उनकी फैमिली से ताज़ियत करते हैं। हम टेररिज्म के, अगर ये टेररिज्म का हमला है, हमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि क्या है, हम हर किस्म की टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं। वो भारत में हो, वो पाकिस्तान में हो, वो अफ़गानिस्तान में हो, वो ईरान में हो, वो अमेरिका में हो, वो चीन में हो, कहीं पे भी हो, हम हर किस्म की टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं। और माज़ी के अंदर जब भी भारत के अंदर कोई इस तरह का टेररिस्ट अटैक हुआ है, उन्होंने ज़रूर उसका एक कहानी चलाई है कि पाकिस्तान ने किया है, जिसको हम फॉल्स फ्लैग भी कहते रहे। उन्होंने बहुत जल्दी ये वाला नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान का कंसिस्टेंटली ये स्टैंड रहा है कि आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवा लें। हमने पुलवामा में भी ये कहा था, हमने ये बुनियान मरसूस से पहले भी ये कहा था। तो क्योंकि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में यकीन नहीं रखते, और अगर कोई भी इस तरह का शुबा है तो हम उसको दूर करना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तान का हमेशा से ये स्टांस रहा है, और मुझे यकीन है कि इस दफ़ा भी यही होगा। जहाँ तक मिलिट्री अटैक की बात है, देखिए ये बात तो कुछ अरसे से चल रही है। और भारत ने साउथ के अंदर, ख़ास तौर पे जो हमारी कोस्टल रीजन्स हैं, कराची से के वहाँ पे एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज का भी इनेकाद किया है। ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका की पिछले कुछ अरसे के अंदर सपोर्ट पाकिस्तान के साथ रही है, और अभी भी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ख़ास तौर पे इसके ऊपर बात की। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है दूसरी तरफ कि अमेरिका ने अभी कोई हफ़्ता पहले भारत के साथ एक 10 साल का स्ट्रेटेजिक डिफेंस मुआहदा भी किया है।
तो अमेरिका के इंटरेस्ट्स इसके अंदर मेरा ख्याल है दोनों तरफ हैं, सिर्फ किसी एक तरफ नहीं है। भारत के अपने नैरेटिव के लिए भारत एक ऐसा मुल्क है जिसने पिछले 15-20 साल के अंदर ख़ास तौर पे 2001 के बाद से अब तक एक नैरेटिव क्रिएट किया कि साउथ एशिया के अंदर एक पावर है और बाकी सारे माइनर्स हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान को टेररिज्म और दीगर चीज़ों के अंदर ख़राब किया, जिसमें ना सिर्फ कि हमारे अंदर इस तरह की चीज़ें हुई बल्कि भारत के इन्फ्लुएंस की वजह से क्रिकेट जैसी चीज़ें भी, श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक, पाकिस्तान को बहुत सॉफ्ट इमेज को, पाकिस्तान की इकोनॉमिक इमेज को, पाकिस्तान की दीगर चीज़ों को, डिप्लोमेसी को बड़ा नुकसान पहुंचा। तो पिछले कुछ अरसे के अंदर क्योंकि इसमें एक अपटिक हुई है, हमारी डिप्लोमेसी दुनिया के अंदर पहले से ज़्यादा सराही गई है, तो ज़रूर भारत उसको नुकसान पहुंचाना चाहता होगा और इस बात की बईद नहीं कि इसके अंदर कोई हमला या जंग हो जाए, ख़ास तौर पे अब जबकि उनके जो आर्मी चीफ़ हैं या वाइस चीफ़ हैं, जो उनके डीजीएमओ हैं इफेक्टिवली, उन्होंने भी कोई इसके ऊपर बात की। वैसे भी वो कह रहे हैं कि सिंदूर 2.0 वो करना चाहते हैं, बिहार के इलेक्शंस भी हैं। तो हमें यकीन है कि हमारी अफवाज इसको ठीक तरह डिफेंड करेगी, जैसे कि माजी के अंदर भी किया, और उनको नुकसान पहुंचेगा किसी भी अस्करी कॉन्फ्लिक्ट में, लेकिन बिल्कुल तैयार रहना चाहिए और हम इस अटैक को कंडेम करते हैं। ज़्यादा अगर आप मौजू समझें तो हम थोड़ी सी आइन के ऊपर भी बात कर बिल्कुल। लेते हैं। देखिए, बहुत अरसे से पाकिस्तान के अंदर, कम अज़ कम पिछले 30-40 साल से पाकिस्तान में, अब यानी 73 में आइन बना और 80 की दिहाई से जब से ज़ियाउल हक साहब का वक्त आया, पाकिस्तान के अंदर एक बुनियादी बहस चल रही थी आइन के सर्कल्स में, लॉयर्स के, अदालतों के सर्कल्स में, जिस बहस को कहते हैं डिफैक्टो वर्सेस डिजूरे डिबेट। डिफैक्टो का मतलब है कि हकीकतन चीजें कैसे होती हैं। हकीकतन चीजें ऐसी होती हैं कि आप 5 साल बाद इलेक्शन करते हैं, और उसके अंदर आप वोट कास्ट करते हैं, और आप वोट कास्ट करते हैं अलिफ को और निकल आता है बे का। ये डिफैक्टो है। डिजूरे ये है कि इलेक्शन कमीशन का ये, डिजूरे का मतलब है कि कानूनी तौर पे कैसे होती हैं, डिफैक्टो का मतलब है कि हकीकतन कैसे होती हैं सोसाइटी में, और डिजूरे का मतलब है कि कानूनी तौर पे कैसे होती हैं। सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम ये कहता है कि एक इंडिपेंडेंट अदालत होगी, ये डिजूरे रूल है। डिफैक्टो है कि अदालतों में इंडिपेंडेंस नाम की चीज़ हमें कम नज़र आती है आजकल, कम से कम बेशतर बेंचेस के अंदर चीज़ें हमें कम नज़र आती हैं, ताकत के खिलाफ फैसले नहीं होते। डिफैक्टो ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक सिस्टम के थ्रू प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगी। ये डिजूरे है कि ब्यूरोक्रेसी एक सिस्टम के थ्रू, कानून में है कि प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगी, या चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगी। डिफैक्टो इल्ज़ामात लगते हैं कि कोई कहीं रिपोर्ट कर रहा है, कोई कहीं रिपोर्ट करे, कोई कहीं रिपोर्ट करे। ये जो फासला है कि असल में हकीकतन सिस्टम कैसे चलता है, डिजूरे सिस्टम है, कानून कहता है कि हुकूमत आपकी ज़िंदगी नहीं लेगी, आपकी प्रॉपर्टी नहीं लेगी, आपको बोलने की आज़ादी है, आपको दीगर चीज़ों की आज़ादी है, ये डिजूरे है, कानून ये कहता है। डिफैक्टो है कि अगर आप बोलेंगे कुछ मखसूस कुछ चीज़ें तो आपको उसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर की जा सकती है, आपके घर के अंदर पुलिस आ सकती है। ये जो डिजूरे और डिफैक्टो का आपस में तजाद है, इसकी बहस पाकिस्तान में पिछले 40 साल से चल रही है। और जब जब भी आमरीत का वक्त आया तो इसके दरमियान फासला बढ़ गया। कानून जो कहता था वो मुख्तलिफ था, सिस्टम के अंदर होता कैसे है वो मुख्तलिफ था। डिफैक्टो और डिजूरे में फासला बढ़ता गया। कानून और सिस्टम कुछ और कहता था, इंसाफ होगा, हुकूक मिलेंगे, तालीम होगी, टैक्स के पैसे ठीक हम खर्च करेंगे, करप्शन के ऊपर लोगों को अंदर करेंगे, हुक्मरानों का एहतसाब करेंगे। ये डिजूरे सिस्टम कानून कहता था। डिफैक्टो था कि किसी की सज़ा नहीं हो रही और टैक्स के पैसे खाए जा रहे हैं और स्कूल बन नहीं रहे और गोश्त स्कूल्स हो रहे हैं। ये आपस में फ़र्क था। इसी तरह सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस भी डिफैक्टो डिजूरे डिबेट है। कानून कहता है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू चीज़ें होंगी, हकीकतन एक और प्रोसेस के थ्रू चीज़ें हो रही। और जब जब भी इन दोनों निज़ाम के दरमियान में फासला ज़्यादा हो जाता है, डिफैक्टो और डिजूरे के दरमियान, तो जमहूरियत की तारीख ये कहती है कि वो निज़ाम गिर जाता है। जब भी लिखे हुए कानून में और हकीकत में फासला बढ़ जाता है तो निज़ाम उसको सह नहीं सकता। इसकी एग्जांपल्स आपको फ्रांस में भी मिल जाती हैं, रशिया में भी मिल जाती हैं, ईरान में भी मिल जाती हैं, लैटिन अमेरिका में मिल जाती हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मिल जाती हैं। उम्मीद ये थी कि हम डिफैक्टो को, हकीकत को, किस निज़ाम हकीकतन कैसे चलता है उसको करीब तरीन लाएंगे
उस सिस्टम के जो डिजोरे सिस्टम है कि कानून के मुताबिक कैसे चलना चाहिए। अगर आप आईजी हैं तो और मैं चीफ मिनिस्टर हूं तो आप मेरे से ऑर्डर लेंगे। अगर मैं चीफ मिनिस्टर हूं तो मैं आवाम की हक में फैसला करूंगा। अगर वोट यहां कास्ट हुआ है तो वहीं पे निकलेगा। अगर एक पार्टी जीती है तो उसको रिजर्व। ये डिजोरे निजाम था। उम्मीद ये थी कि एक वक्त आएगा हम आहिस्ता आहिस्ता आइन के ऊपर, कानून पे, अदालतों से, फैसलों से करेंगे ये कि ये जो फासला है कि कानून में निज़ाम कैसे चलता है और हकीकत में कैसे चलता है, इसको कम करके हकीकत को कानून के पास ले आएंगे। बिल्कुल 27वीं तरमीम ने किया ये कि कानून को हकीकत के पास ले गया। उसके कदमों में जाके बिठा दिया। उसने डिजूरे और डिफैक्टो का फासला कम किया है। कानून कैसे चलता है और असल में कैसे होता है उसका फासला कम हो गया। लेकिन वो कम इस तरह नहीं हुआ कि डिफैक्टो को आप कानून के पास ले आए, हकीकत को कानून के करीब तरीन ले आए, जिसमें आपने किया है कि आपने कानून तब्दील करके कहा कि क्योंकि निजाम ऐसे चलता है तो हम कानून ही ये लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त निजाम ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी आईनी मुकदमात हैं उसमें से हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला नहीं हुआ। चलें, हाँ, इसमें बहुत सारे मुकदमे आप अगर 26वीं तरमीम के बाद से अब तक देख लें पिछले एक साल के अंदर, तो आईनी अदालत के सामने 26वीं तरमीम का मुकदमा भी गया, मिलिट्री कोर्ट्स का मुकदमा गया, मखसूस नशिस्तों का, इतने मुकदमे गए। तो उनमें से किसी भी फैसले के अंदर, एक भी फैसले के अंदर हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला नहीं आया, ताकत के खिलाफ कोई फैसला नहीं आया। तो बजाय कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें दोनों तरफ फैसले आ सकते हो, हमने कहा एक ऐसी अदालत बना देते हैं जिसको बनाया ही ऐसे जाएगा कि कानून के अंदर यह है कि वो हुकूमत की अदालत होगी, हुकूमत के मुताबिक फैसले करेगी। तो आपने वो फासला कम कर दिया, डिज्यूरे और डिफैक्टो में, हकीकत में और कानून के निजाम में फासला कम कर दिया। लेकिन किया इस तरह के डिज्यूरे निजाम, कानून को आपने उस हकीकत के अंदर ले आए जिस हकीकत से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हर जमहूरियत स्ट्रगल करती है। हर जमहूरियत जो 30, 40, 50, 60 साल पुरानी, अमेरिका 250 साल पुरानी जमहूरियत है, लेकिन जो नई जमहूरियत है, भारत वगैरह भी आप इंक्लूड कर लें, तो उसमें जो असल में निज़ाम चलता है उसमें और कानून के निज़ाम में थोड़ा फ़र्क होता है। इसीलिए थाने पटवार में करप्शन होती है कि कानून कुछ और कहता है, आप कुछ और करवा देते हैं। ये जो सारा निज़ाम है, इसको किसी तरीके से ब्रिज करने का जमहूरियत का एंडेवर है कि हम रोज़ अदालत में मुकदमे फ़ाइल करें, हम कहें उसकी तैनाती ठीक नहीं हुई, ये पुलिस वाले ने अपना कानून का रास्ता नहीं इख्तियार किया, इस बंदे ने टैक्स नहीं दिया, उसके खिलाफ करप्शन क्यों पकड़ी नहीं गई। ये जो हम मुकदमे फ़ाइल करते हैं उसमें हकीकत को हम कानून के करीब लेके जाते हैं। 27वीं तरमीम ने कानून को उस हकीकत के ऊपर बना दिया जिसके खिलाफ एक स्ट्रगल चल रही है। तो यहां से बात शुरू करते हुए मैं आपसे गुजारिश करूं कि वैसे तो 3, 4, 5 और भी इलेक्शन कमीशन की 213 की कुछ अमेंडमेंट्स हैं जिसके अंदर एक बैकलॉग तोड़ने का तरीका है, वो भी हुकूमत को अपनी मर्जी का इलेक्शन कमीशन देने के लिए है। इसी तरह और भी 3-4 अमेंडमेंट्स हैं। 243 के पर्सपेक्टिव के अंदर भी मैं गुजारिश करूं कि वो लार्जर निज़ाम से ज़्यादा वो मिलिट्री के अपने निज़ाम से उसका ताल्लुक है। अगर किसी को खलिश है तो एयरफोर्स में होगी, नेवी में होगी, उसका बाकी लार्जर निज़ाम से थोड़ा कम ताल्लुक है ताल्लुक लेकिन कम है। लेकिन जो असल अदालत के साथ किया, एक ऐसे निज़ाम के साथ जो कि चेक एंड बैलेंस था बाकी तमाम जमहूरी सिस्टम के ऊपर, उससे ज़्यादा ज़्यादती पाकिस्तान के आइनी तारीख में नहीं हुई। मैं इसमें थोड़ी सी गुजारिश करूं कि जमहूरी निज़ाम की कंडीशन ये, किसी भी जमहूरी नहीं, आइनी निज़ाम की, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की या कॉन्स्टिट्यूशनल किसी भी निज़ाम की कंडीशन ये है कि उस निज़ाम के अंदर आपके पास ऐसे फोरम्स मौजूद होते हैं जिनके पास अगर आपकी खलिश है तो आप उस फोरम के पास चले जाएं। बिल्कुल। आपको इलेक्शन से खलिश है, आप इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएं। इलेक्शन कमीशन आपको भी सुनेगी, मुझे भी सुनेगी, एक फैसला कर देगी। मुझे वो फैसला पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन मुझे ये पता होगा कि ना आपका रिश्तेदार है इलेक्शन कमीशन, ना मेरा रिश्तेदार है, ना आपके हक में ना मेरे हक में। उसने फैसला सुना, अच्छा किया, उसने मुकदमा सुना, अच्छा फैसला किया, बुरा फैसला किया, एक फैसला कर दिया, मैं उसको अपील कर दूंगा। जो अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने चोरी कर दी है, आप पुलिस के पास चले जाते हैं। अगर आपको लगता है कि पुलिस ने ठीक नहीं किया, आप उसके खिलाफ अदालत चले जाते हैं। अगर किसी ने आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, आप दीवानी मुकदमा फाइल कर देते हैं। अगर आपका ख्याल है किसी ने करप्शन किया, आप नैब के पास। ये
निज़ाम के अंदर, सिस्टम के अंदर चेक्स हैं। अगर आपका ख्याल है कि आपको प्रोटेस्ट करने का राइट था, किसी ने आपको प्रोटेस्ट करने से, पीसफुल प्रोटेस्ट करने से रोका, आप रिट फाइल कर देते हैं। अगर कोई आपको घर से उठा ले, आप किसी अदालत चले जाएंगे। निज़ाम के अंदर बैलेंस क्रिएट किया जाता है किसी भी आइन के अंदर, कि सिस्टम के अंदर अगर किसी को खलिश हो तो सिस्टम के अंदर ही एक ऐसा फोरम हो जिसके पास वो जाके अपनी खलिश दूर कर सके। बिल्कुल। जब तक निज़ाम के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस के फोरम रहेंगे इंडिपेंडेंट, तब तक लोगों को सड़क पे निकलने का कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं। मुझे आपसे खलिश है, मैं आपके खिलाफ एक इंडिपेंडेंट फोरम पे चला जाता हूं, वो आपको भी बुला लेता है, मुझे भी बुला लेता है, एक फैसला कर देता है, मुझे सड़क पर निकलने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल। अगर आप एक निज़ाम ऐसा कंस्ट्रक्ट करें, जो कि लिखा जा सकता है, जो कि तकरीबन लिख दिया गया है, जिसमें निज़ाम के अंदर लोगों को यह यकीन ही ना हो कि आप हुकूमत हैं, अगर मेरा आपसे फड्डा हो गया तो मैं किसी जगह जाके उसको रिजॉल्व करा सकता हूं। सही बात। अगर मुझे आईजी इस्लामाबाद, क्या कोई भी एसपी, कोई कोई सिपाही अगर मुझे यहां पे जदोकोब करना शुरू कर दे, तो मैं किसके पास जाऊंगा? इसका कोई सद्देबाब होना चाहिए, मुझे यकीन होना चाहिए किसी तरीके से कि अगर मेरे साथ ज्यादती हुई है तो फलां फोरम ना उसके फेवर में आएगा ना मेरे फेवर में आएगा, एक सुन के मुनासिब फैसला कर देगा। और जब तक मुझे इस बात का यकीन है तो मैं प्रोटेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं उस फोरम के पास जाऊं, सद्देबाब करूं, आपके खिलाफ एक फैसला आ जाए। लेकिन अगर आप ये चेक्स एंड बैलेंसेस सारे निकाल देंगे, अगर आप निजाम ऐसा कंस्ट्रक्ट करेंगे कि मुझे पता है कि अगर आप हाई कोर्ट हैं और मैं आपके खिलाफ रिट फाइल करूंगा और हाई कोर्ट के आईनी बेंच के पास जाएगी, जहां से अपील आगे आईनी अदालत के पास जाएगी, इलेक्शन कमीशन जिसमें तमाम जजेस वो होंगे जो ऐसे जुडिशल कमीशन ने लगाए होंगे जो अदालत अपॉइंट कर रही है। शुरू में तो वो बिल्कुल ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन के भी बगैर लगा देगा, जिसमें मुझे पता होगा कि अगर आप एक जज हैं और मैं आपसे कहूं कि मेरे साथ हुकूमत ने जुल्म किया है, और आप वाकई ये फैसला देने लगें कि हुकूमत ने जुल्म किया है, तो आपको फैसला देने से पहले एक शाम सख्खर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर वो फैसला आपकी जगह जो भी आएगा, आपकी जगह जो भी आएगा उसको पता होगा कि पिछले को सख्खर ट्रांसफर कर दिया था, तो मैंने साद के हक में फैसला नहीं देना, मुझे दूसरे के हक में फैसला देना है। एक इसका चिलिंग इफेक्ट होगा। अगर आप सिस्टम के अंदर ये इफेक्ट बिल्ड कर देंगे तो फिर लोगों के पास खलिश जाहिर करने का कोई और तरीका नहीं रह जाएगा सिवाय प्रोटेस्ट करने के, जलाओ घिराव करने के, मर मिटने के, आग लगा लेने के, पेट्रोल छिड़क लेने के। इसके अलावा कोई तरीका नहीं रह जाएगा। अगर आपकी आज कोई खलिश हो, मैं क्या एग्जांपल बताऊं, अगर आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री से कोई खलिश हो आज, जिसमें ताकतवर लोग भी चाहते हो कि सिद्दीक जान साहब को कोई सबक से, आप किस जगह पे जाएंगे? अगर आप इलेक्शन में खड़े हो जाएं और मैं आपको वोट कास्ट करूं और वो किसी और के नाम पे निकल आए और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह पर्ची देख लें किसके नाम पे मोहर लगी है, तो मैं किसके पास जाऊंगा? अगर वो तमाम फोरम्स, अगर मेरे खिलाफ एक FBI का मुकदमा शुरू कर दिया जाए, नैब का मुकदमा शुरू कर दिया जाए, को गलत FIR काट दी जाए, तो मैं किसी को जाके कहूं कि जी ये गलत है, आप चेयरमैन FBI रहे हैं, आप नैब के, ये गलत है, ये हकायक हैं, तो मुझे हल्का सा यकीन हो कि ये निज़ाम इस तरह का है कि इसके अंदर ये ठीक बात करेगा, और अगर नहीं करेगा तो मैं इसका कुछ सद्देबाब कर सकता हूं। अगर ये एजम्पशन क्लैप्स कर जाएगी, जो कि अब 27वीं तरमीम में कर गई है, तो लोगों के पास अब सिर्फ एक तरीका है अपनी खलिश जाहिर करने का, और वो ये है कि वो कुछ शोर मचाएं, वो दंगा फसाद का शोर हो, वो चीखने चिल्लाने का शोर हो, वो तोड़ फोड़ का शोर हो, वो कोई शोर मचाएंगे तो उनकी कोई आवाज सुनेगा, क्योंकि प्रोसेस के अंदर तो उनकी आवाज सुनी नहीं जा सकती। साहब साहब आप जो बात कर रहे हैं ना एक चीज बहुत अफसोसनाक भी है, नहीं लगा कोई, और खतरनाक भी है। जब 26वीं आईनी तरमीम आई ना, 26वीं आईनी तरमीम से लेके और आज के दिन तक अगर आप सिर्फ काउंट कर रहे हैं ना कि पंजाब के अंदर, पंजाब की अदालतों में, अहाता अदालत के अंदर कितने कत्ल हुए, तो खौफनाक फिगर है। आप 26वीं आईनी तरमीम के तहत पूरी जुडिशरी आपने अपने मातहत कर ली, सारी आईनी बेंच में आप सारे अपने जज ले आए ना। मतलब आपने 2 जज से वो लाए आईनी बेंच में जो आपने नंबर से पूरा करना था, जैसे आयशा मलिक और अकील अब्बासी साहब ले, वरना तो सारे आपके साथ थे। लेकिन उसके बावजूद पंजाब में 1000 लोगों को मावराए अदालत कत्ल कर दिया CCD ने। यानी आप जस्टिस आलिया नीलम अपनी मर्जी के लिए आए, नीचे जस्टिस आलिया नीलम ने ATC के जितने जज थे वो हुकूमत की मर्जी के या
चले अपनी मर्जी से लाई, लेकिन उन्होंने हुकूमत को डिलीवर किया ना। 9 मई के केसेस में आपने वो जो जज साहब थे सरगोदा वाले, उनको, वो जो बहावलपुर से जिनका ताल्लुक था, उनको, जिनके साथ जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की मलिक शहजादा अहमद खान साहब ने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। आपने उन सारे जजेस को ट्रांसफर कर दिया। एटीसी के तमाम वो जज ले आए जिन्होंने 50 या 60 साल सजाएं दे दी पीटीआई के उन लोगों को जो वहां पे थे ही नहीं। तो आप इन जजेस को ले आए जिन्होंने आपकी मर्जी के फैसले दिए, एक फैसला भी आपकी मर्जी के बगैर नहीं दिया, उसके बावजूद आपने 1000 लोगों को मावराए अदालत कत्ल कर दिया, ये कहकर कि जी अदालतें इंसाफ नहीं करती। तो उससे नुकसान ये हुआ कि लोग देखें, एक तल्ख बात है, लेकिन हमारा काम है कि हम ये अपना एनालिसिस करें ना, जिसको हम जस्टिफाई नहीं करते ना उसको सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन लोग कानून हाथ में ले रहे हैं और इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। देखें, इस वक्त जितनी चीजें हो रही है ना, वो इमरान खान को लेकर हो रही हैं कि इमरान खान के खिलाफ हमने इमरान खान को ना बाहर नहीं आने देना। और भाई उसके लिए आप यही कर रहे हैं ना, एक केस के बाद दूसरा बना लेते हैं, दूसरे के बाद तीसरा, आपने 300 केस उसके ऊपर बना दिए। लेकिन ये जो अब आप काम कर रहे हैं आई अदालत वाला, इसके बाद कौन सा इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा? मुझे बताएं साथ साहब, अगर किसी बंदे ने केस मेरिट पे जीतना है या मेरिट पे नहीं करते, भाई मेरिट पे तो फैसला आना ही नहीं है ना, एक बंदा केस जीतना चाहता है, वो आपके पास आएगा या वो उस बंदे के पास जाएगा जिसने अमीनुद्दीन खान साहब को आईनी अदालत में लगाया और बाकी आईनी अदालत के जजेस को उसने का इंतखाब किया? तो वो तो सबसे पहले तो आजम रशीद तारड़ साहब और एहसन बून साहब को कॉल करेगा ना कि भाईजान ये केस है, और वो भी कोई ये नहीं कि बहुत तगड़ा वकील वहां पे खड़ा करेंगे। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए कि ये आजम रशीद तारड़ साहब और एहसन बून साहब के चैम्बर से। मैं इसमें थोड़ी सी और गुजारिश करूं। वो एजाज साहब ने कहा कि एक वो लॉयर्स मूवमेंट की नज़म में कि एक महज़ब कौम को लोगों हमने खुद बदनाम किया। गुजारिश ये है, इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा तल्ख भी लगे तो बात हकीकत है और हम कोशिश करेंगे इसको शाइस्तगी से करें। पिछले साल में आपने एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म भी क्रिएट किया। अगर आप काम डिलीवर करेंगे एक पर्टिकुलर नौयत का, एक पर्टिकुलर गोल के लिए, तो आपको उसका कोई रिवॉर्ड मैकेनिज्म मिलेगा। आप सेशन जज बन जाएंगे, सेशन जज से आप हाई कोर्ट भी आ सकते हाई हैं। कोर्ट से आ सकते हैं, आप उधर से अगर आप राजस्थान से अगर आप रिटायर होने वाले हैं एज सुप्रीम कोर्ट जज, तो आईनी अदालत से सरबराह बन जाएंगे। हो सकता है आपको इसमें जो इसमें एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म क्रिएट हुआ है ना, मैं आपको गुजारिश करूं थोड़ी सी आइन की, आपकी इजाजत से हल्की सी बात करते हुए। कौन से आइन की? वो वाला या ये वाला? मैं आइन का एक ऐसा आर्टिकल जिस पे नजर नहीं पड़ी लोगों की, तो वो पहले से मौजूद है, आर्टिकल 7 है आइन का। आप बता रहे हैं ताकि 28 में वो निकाल दें। शायद आर्टिकल 7 है आइन का जो डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है, स्टेट की डेफिनेशन क्या है। वो ये कहता है कि स्टेट है फेडरल गवर्नमेंट यानी कि काबीना, प्राइम मिनिस्टर काबीना, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबली। हमें हमेशा बताया जाता है कि रियासत के 3 सुतून हैं, पार्लियामान, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेकिन जो आइन की डेफिनेशन है ना, उसमें रियासत के 2 सुतून हैं, पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी स्टेट का हिस्सा नहीं है, जुडिशरी स्टेट पे चेक है। अगर जुडिशरी स्टेट का हिस्सा होगी तो वो स्टेट के खिलाफ फैसला कैसे करेगी? उसका काम है। आइन के स्ट्रक्चर में जुडिशरी स्टेट का हिस्सा इस वजह से नहीं है कि स्टेट उसको कुछ नहीं कह सकती, ना कह सकती है अलिफ, ना कह सकती है बे, ना दाल, ना जीम, कुछ नहीं कह सकती। जुडिशरी कभी कहेगी मुकदमा सुन के मेरा साद रसूल वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान सुन के, कभी कहेगी कि साद रसूल गलत कह रहा है, कभी कहेगी कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान गलत कह रही है, कभी कहेगी कि कानून साजी ठीक हुई, कभी कहेगी गलत हुई, कभी कहेगी प्राइम मिनिस्टर ने ठीक किया, कभी कहेगी गलत किया। क्योंकि जुडिशरी के पास यह पावर होनी चाहिए, तो जुडिशरी आइन में स्टेट का हिस्सा नहीं है। ऐसे आइन में जिसमें पर्पसफुली जुडिशरी को स्टेट का हिस्सा नहीं रखा गया, आपने कहा कि लगाएंगे भी जुडिशरी हम, बनाएंगे भी जुडिशरी हम, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, जो स्टेट के हक में फैसले देगा वो उसकी ट्रैजेक्टरी और होगी, जो नहीं देगा उसकी ट्रैजेक्टरी और होगी। आपने जो ट्रांसफर हम कर देंगे अपनी मर्जी से, ट्रांसफर में जो चला जाएगा वो चला गया, जो नहीं गया उसको हम ये तो डिप्टी कमिश्नर के साथ नहीं होता। डिप्टी कमिश्नर को आप ट्रांसफर कर दें, वो कहे कि आप डीसी इस्लामाबाद से कहें कि लाहौर चला जाए, वो कहे मैंने नहीं जाना, तो आप उसे ओएसडी बना देते हैं। फिर 2 साल बाद जब कोई और वक्त आएगा उसको कहीं और लगा देंगे। ये कि वो ट्रांसफर ऑर्डर नहीं मानेगा तो आप उसे अदालत से निकाल देंगे।
ये तो स्टेट की भी वो तय है कि वो तो बिल्कुल ही, माजरत अगर बुरा लगे सुनने वालों को, लेकिन जैसे आप किसी बिल्कुल एक क्लर्क को नहीं कहते कि यार तू फलाना काम नहीं थे, कल तो ना आई दफ्तर, जी सर। ये तो बिल्कुल उस तरह की कहानी हुई। तो मैंने आपसे जिस तरह कहा कि शायद ऐसे ही चलता था हमेशा निज़ाम। जी अब सर। कुछ दोस्तों से बात होती है तो वो कहते हैं कि यार तुझे नहीं पता था, ये हमेशा से ऐसे ही चलता था। तो हमारी गुजारिश ये है कि वो जो हमेशा से ऐसे चलता था ना, उसको कानून के करीब लाना था जिसमें इंडिपेंडेंटली वो चले। कानून को पकड़ के इस जगह पे नहीं ले आना था कि आप लिख दें कि अब ये कभी इंडिपेंडेंटली नहीं चलेगा, प्रेसिडेंट, हुकूमत का मेजॉरिटी, जुडिशल कमीशन वो फैसले करेंगे कौन किस जगह पे लग रहा है, आपको पसंद है तो ठीक है, आपको भेज दिया, नहीं तो आप घर इस तरह फैसले ये जो मैं वैसे तो आईनी, मैं गुजारिश करूं कि आईनी बेंच ने भी वही करना है जो आईनी आईनी अदालत ने भी वही करना है जो आईनी बेंच कर रहा है, ये चलें, ठीक है, आप कर लें। जो आर्टिकल 200 में जजेस के ट्रांसफर का जो क्लॉज है, मेरे ख्याल में वो सबसे खराब क्लॉज है। उससे ज्यादा आप अदालत को नुकसान पहुंचा नहीं, आईनी अदालत भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाती, और उसकी वजह यह है कि ये एक चिलिंग इफेक्ट होगा। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच में ना वकला कहते हैं कि कुछ चीजों का चिलिंग इफेक्ट होता है। एक बंदे ने एक बात की, आपने उसको गोली मार दी वो बात करने के लिए, अगले लोग ना उसको खामोश हो जाएंगे, अपने दिल में खामोश हो जाएंगे कि यार पिछले को गोली लग गई थी। ये चिलिंग इफेक्ट है स्पीच के ऊपर। जब आपने ये कहा कि आपको हम किसी भी वक्त किसी भी अदालत से दूसरी अदालत ट्रांसफर कर सकते हैं, तो जो भी जज, हम इस्लामाबाद के 5 जजेस की बात नहीं कर रहे, लाहौर में बैठे हुए, सिंध में बैठे हुए, कहीं पे जो जज जिसको ये कहा गया, जिसको ये लगा कि मैं ताकत के खिलाफ फैसला कर रहा हूं, उस वजह से उसको ट्रांसफर कर दिया गया, पहले तो फैसला ही नहीं करेगा क्योंकि उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो उस रास्ते पे चल पड़ा और आपने एक भी ट्रांसफर कर दिया, बिल्कुल। आप लाहौर में कोई जज साहब सुन रहे हैं, आपने उसको कहा कि भाई ये नहीं करना, उसने कहा मैं कर दूंगा, और मैं, आपने बलूचिस्तान आपने उसको भरोसा, अब जितने बाकी जजेस हैं जिन्होंने 2-2 3-3 रन बना लेने थे, चले चौका छक्का ना भी मारते तो उन्होंने 2 सिंगल्स ले लेने थे, वो 2 सिंगल्स भी नहीं लेंगे क्योंकि इसका एक चिलिंग इफेक्ट होगा कि यार मैंने एक सिंगल भी लिया तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। ये काम तो आपने डिप्टी कमिश्नर्स के साथ भी नहीं किया ना, वो भी आप ऑर्डर नहीं मानते तो आप सिर्फ उसे ओएसटी कर लेते हैं ना, सस्पेंड कर देते हैं, बहुत ज्यादा किया। ये कि उसको नौकरी से निकाल देंगे, आ, अगर ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर हमला भी छोटा इस लफ्ज पे अगर ना नहीं है तो यहीं से हम एक अगली वीडियो का आगाज़ करेंगे कि अब ये जज क्या करेंगे। लेकिन जाते जाते मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि वो मतलब ये काम तो सरकारी मुलाजमीन में जो नायब कासिद है ना उनके साथ भी आप नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि एक नायब कासिद था तो वो बड़ा खड़पेंच किस्म का था ना, तो अफसर की बात उसे नहीं मानता था। तो अफसर ने एक बार गुस्से में बात की ना, उसने कहा जिस मैं रैंक पे हूँ इससे नीचे रैंक नहीं है, और पंजाब में राजनपुर से आगे कोई जगह दफ्तर नहीं। नहीं है हमारा, ठीक है। तो उसने कहा यहाँ से तुम मुझे राजनपुर भेज दोगे पिंडी से, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो ये तो आप एक नायब कासिद को भी सिस्टम में से ऐसे नहीं निकाल सकते जैसे आप हाई कोर्ट के जजेस को निकालेंगे। खैर, हम अगली वीडियो में इसी पे बात करेंगे कि ये अब जजेस क्या कर सकते हैं, क्या करने जा रहे हैं, या उनको क्या करना चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।